हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम। जो क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक हमने शुरू करा है उसमें फिलहाल के लिए हम लोग एटमॉस्फेयर की लेयर्स को डिस्कस कर रहे थे। उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे आज। अभी तक हमने जो एटमॉस्फेयर है क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या क्या है, उसके अंदर लेयर्स क्यों बनती हैं और कितनी लेयर्स हैं इन्हें पढ़ा है। अभी तक हमने ट्रोपोस्फेयर जो है इसको पढ़ लिया है, स्ट्रेटोस्फेयर को कवर कर लिया है, मीजोस्फेयर को भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। मीजोस्फेयर के ऊपर जो आज थर्मोस्फेयर है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और एक्सोस्फेयर को। अभी यहां पे ध्यान देंगे, जो मीजोस्फेयर है वो चलते 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 एक पॉइंट के बाद रुक जाता है, उसके बाद यहां पे थर्मोस्फेयर शुरू हो जाता है। अब मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में एक ट्रांजिशन फेज आ जाती है जहां पे मीजोस्फेयर जो है थर्मोस्फेयर में बदल जाता है। इसी ट्रांजिशन फेज को या फिर कह सकते हैं इसी सेपरेशन बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, मीजोपोज कहते हैं। आप याद करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि मीजोस्फेयर चलते चलते रुक गया मतलब पोज हो गया, ऐसा आप यहां पे मान सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे आपको जो है इन सीक्वेंस को, ये जो पूरा सीक्वेंस है लेयर्स का, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बता चुका हूं, ईट मोस्ट, जिसमें आप सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं। तो आज बेसिकली जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को डिस्कस करना रहेगा, और उसी के साथ हम लोग जो ये लेयर्स हैं इनको खत्म करके जो क्लाइमेटोलॉजी के बाकी फैक्टर्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर की बात करें तो थर्मोस्फेयर जो एवरेज ऑन एंड एवरेज 80 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ होता है। ठीक है, 80 किलोमीटर हमारे सर के ऊपर से शुरू होता है और 40 किलोमीटर ये जाता है, 400 किलोमीटर तक सॉरी जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैच ये है या वेरिएशन ये है कि टेम्परेचर के हिसाब से, और हम देखते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके हिसाब से इसकी जो हाइट है या अल्टीट्यूड है ये वेरी करता है। अब इसके वेरी करने वाले एल्टीट्यूड को अगर आप देखें उस हिसाब से देखें तो कई जगहों पे आपको ये 600-700 किलोमीटर ऊपर तक भी मिलेगा, और कई जगहों पे हम देखते हैं नहीं भी होगा। ठीक है, ये जो फैक्टर्स है ये हम लोग जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हम देखते हैं कि विंड्स को या हम देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ कैसे उनका रिलेशन है तब समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। हालांकि पिछले लेक्चर्स को भी आप गौर से देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। अब ये जो हम देखते हैं मीजोस्फीयर जो है इसके ऊपर रहता है, इसीलिए इसके और हम देखते हैं कि जो मीजोस्फीयर है, ठीक है, थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में जो बाउंड्री उसको मीजोपोज कहते हैं, और मीजोपोज से ये 80 किलोमीटर के हम देखते हैं कि लगभग ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक रहता है। अब ये जो है ना पूरा का पूरा जो ट्रोपोस्फीयर है इसका एक सेक्शन है, मान लीजिए ये ट्रोपोस्फीयर है, इसमें ना एक सेक्शन रहता है। इस सेक्शन में जितनी भी गैसेज है हमारी ना वो आयनाइज्ड फॉर्म में रहती है। कैसी रहती है? आयनाइज्ड फॉर्म में रहती है। इसीलिए हम उस पर्टिकुलर एरिया को आइनोस्फीयर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को? आइनोस्फीयर भी कह देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये आयन होते क्या हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं माइट भी उन्हें पता होगा, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं सभी को पता होना चाहिए। मान लीजिए एक गैस है क्लोरीन, ठीक है, जब हम देखते हैं इस गैस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन के सर पे एक हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? केमिस्ट्री का टॉपिक है। बेसिकली मैं आपको बता दूं तो जो क्लोरीन है, थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। इसका मतलब इसके अंदर 17 प्रोटॉन्स है। एक प्रोटॉन के ऊपर 1 प्लस चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन के ऊपर? +1 चार्ज होता है। कुल मिला के कितने प्रोटॉन है? 17। तो कुल चार्ज कितना हो गया पॉजिटिव? +17। और अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास 17 ही न्यूट्रल स्टेट में 17 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं क्या चार्ज है? -1। कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 ही है। कुल चार्ज कितना हो गया? -17। तो हम देखते हैं कि प्लस और माइनस जो यहाँ पे चार्ज है एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और नेट जो चार्ज होता है क्लोरीन पे वो 0 रहता है। इसलिए यूं लिखते हैं इसको, क्लोरीन के एटम को। लेकिन अब ना इसमें एक भूख है एक इलेक्ट्रॉन और के लिए, तो कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन मिले तो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे इसके पास प्रोटॉन तो 17 ही है, ये बढ़ नहीं सकते, आइडेंटिटी होते हैं एटम के, बढ़ा देंगे तो भैया
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो छोड़िए, एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी खो देगा, घटा देंगे तो अभी हम देखते हैं कोई और एलिमेंट बन जाएगा, बढ़ा देंगे तब भी कोई और एलिमेंट बन जाएगा। अभी हम देखते हैं कि अगर इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, Cl नेगेटिव इसको बना दिया, तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके ऊपर चार्ज भी कितना हो गया, -18। अब 17 पॉजिटिव चार्ज ने 17 नेगेटिव चार्ज को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, एक एक्स्ट्रा बच गया, तो इसको यूं लिख दिया। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, अगर हम ये कुछ इलेक्ट्रॉन अपने क्या करती है, डोनेट कर देती है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स उनको छोड़ देती है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन कम होने पे, मान लीजिए क्लोरीन ही था, इसमें से इलेक्ट्रॉन कम कर देते, मान लीजिए 15 या 16 ही इलेक्ट्रॉन रह जाते, एक इमेजिनरी केस ले रहे, तो उस टाइम पे हम देखते हैं उस केस में क्या होता है, 15 ही -15 ही चार्ज रह जाता क्लोरीन के ऊपर, 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्लोरीन 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्लोरीन पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, ये क्लोरीन के आयन है। आयन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है जब एटम के ऊपर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं कैटाइन, नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या कह देते हैं, एनाइन। अब ये दोनों है क्या, आयन ही है। अब बेसिकली जो गैसेस होती है जनरली वो आयन फॉर्म में नहीं रहती है, आयनाइज्ड नहीं रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर उसको आयन बनाना है या फिर इलेक्ट्रॉन देना है, तो उसके लिए कुछ एनर्जी लगती है। अब हम देखते हैं अगर वो एनर्जी हम उस गैस को दे पाए तभी वो आयन बनती है। तो ये जो हमारे पास थर्मोस्फेयर है, इसकी एक प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्मोस्फेयर में अगर आप देखोगे तो एज यू मूव अपवर्ड, जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर विल इंक्रीज, और एक टाइम पे इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि इन गैसेस को आयन बनने के लिए प्रॉपर एनर्जी मिल जाती है, इसलिए आयनाइज स्टेट में चली जाती है। और आपको एक और बात याद रखनी है कि ये हॉटेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, सबसे गर्म लेयर है। हम देखते हैं कि यहाँ पे इसी वजह से जो गैसेस हैं, जब इनको हम देखते हैं कुछ ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, यहाँ पे हीट एनर्जी है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, आयंस में। और इन्हीं आयन से बना हुआ एक गोल घेरा, तो उसको क्या कहेंगे, आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर इसी का हिस्सा है, आपको ये बात याद रखनी है, आयनोस्फेयर इज पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, अब यहां पे अगला फिनोमिना, रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर एंड ड्यू टू दिस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हैज बीन पॉसिबल। स्टेटमेंट को समझते हैं, आयनोस्फेयर को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये है हमारी प्यारी धरती, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी प्यारी धरती है, इस पे हम लोग रहते हैं। अब धरती के एक किनारे पे, एक छोर पे मैंने यहाँ पे एक एंटीना लगा दिया, ठीक है। अब इस एंटीना से मैं क्या कर रहा हूँ, रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ। ये दूसरा छोर है, यहाँ पे एक आदमी है, इस आदमी के हाथ में एक रेडियो है, और रेडियो के एंटीना पे ये सिग्नल रिसीव हो रहा है, और ये सिग्नल रिसीव होता है तो इसको रेडियो पे चीज़ें सुनाई देती हैं। तो हम देखते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि सीधा सिग्नल जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में हो सकता है पर्वत हो, बीच में हो सकता है बिल्डिंग्स हो, जंगल हो, ठीक है, कई हजार किलोमीटर दूर से भी हम देखते हैं रेडियो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब इसको पॉसिबल कैसे कर पाते हैं, तो हम देखते हैं धरती के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें जो हम देखते हैं थर्मोस्फेयर है। अब थर्मोस्फेयर में भी हम देखते हैं एक लेयर है जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर में क्या है, आयंस, और वो ना कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं। तो भैया सीधी सी बात है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब कभी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब वो मोशन करता है तो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी करती है, उसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है, और जो रेडियो वेव्स हैं ये भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, जो कि क्या है, रेडियो वेव है, इसको यहाँ भेजेंगे तो यहाँ से टकरा के क्या करेंगी, ये सिग्नल यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आयनोस्फेयर की वजह से ही हम देखते हैं कि रेडियो कम्युनिकेशन वो पॉसिबल हो पाती है। ये पॉइंट जो था हम यहाँ पे देखा, ठीक है।
अब देखो टेम्परेचर की बात करता है, उसके अलावा एक और चीज़ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये धरती है, आप देख पा रहे होंगे, और ये धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे ना रंग बिरंगी लाइट दिख रही, बड़ी अतरंगी होती है, आप ये देख सकते हो, बड़ी रंग बिरंगी सी ये लाइटें दिखती हैं। आपने नेशनल ज्योग्राफिक में हो सकता है देखी हो, क्या हो सकता है कभी आपने सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप हो सकता है कि इसको आपने इस तरीके की लाइट देखी होगी, या फिर आप कनाडा गए हो, नॉर्वे गए हो, तो आपने इस तरीके की लाइट हो सकता है जरूर देखी हो। इन लाइट्स को हम क्या कहते हैं, देखो जर्नली जो है ना, इन लाइट्स को एक जर्नल कॉमन नाम दे देते हैं, लेमन नेम कहते हैं इनका, क्या है इनका लेमन नेम है नॉर्दर्न लाइट्स। क्योंकि जो सदर्न पार्ट है दुनिया का, वहाँ पे लोगों ने, जो यूरोपियंस हैं, उन्होंने बहुत बाद में एक्सप्लोरेशन शुरू करी, और वहाँ पे बहुत बाद में उनको पता चला कि वहाँ पे भी इस तरीके की लाइट्स हैं। अदरवाइज वो लोग जो थे वो ज़्यादातर नदर्न हेमिस्फीयर में रहते थे, और नदर्न हेमिस्फीयर में कुछ जगहों पे उनको ये लाइट दिखती थी, खासकर एक्सट्रीम नॉर्थ में, नॉर्थ पोल की तरफ, इसलिए वो कहते थे कि ये लाइट क्या है, नदर्न लाइट्स है। अभी इनका टेक्निकल नाम का अगर हम कहें तो इनको कहते हैं औरा, ठीक है, अरोरा या फिर औरा भी कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो भैया औरा है, इसको भी हम देखते हैं कि दो है, ऑस्ट्रेलिस, बोरेलिस, ठीक है, ये क्या है, क्या फंडा है, पहले देखते हैं ओरा होता क्या है और क्यों बनता है। चलिए अगेन यही हम लोगों के पास हमारी प्यारी धरती। अब हमारी प्यारी धरती यहाँ पे हम बनाएंगे हमारा घर, हमारी प्यारी आ गई हमारा प्यारा घर, और हमारे घर में आ गई हमारी प्यारी धरती। और हम देखते हैं हमारा स्टार, जिसे जीवन पनपता है हमारा, बहुत जरूरी है ये सन। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, सन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया सन, ठीक है, दिस इज सन, ये हमारी प्यारी धरती। अब अगर आप अब हमारी धरती को देखोगे तो इसके सेंटर में ना एक लेयर है, ये जियोमॉर्फोलॉजी में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। पर ये जो कोर है हम देखते हैं किससे बनी हुई है, आयरन और निकल से। और ना ये आइडियल मटेरियल है किसके लिए, मैग्नेट के लिए, मैग्नेट को बनाने के लिए। और हम देखते हैं ये बहुत गर्म है, और कंटिन्यूसली कोर भी हम देखते हैं कि मोशन कर रही है, कोर भी घूम रही है, धरती की कोर जो है ना वो घूम रही है। इस वजह से हम देखते हैं कि आयरन और निकल जो है बहुत ज्यादा गर्म है और कंटिन्यूसली घूम रहा है। इस घूर्णन की वजह से और इनके बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से और इनके होने की वजह से धरती जो है, धरती की कोर जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इस वजह से हर एक मैग्नेट की तरह, जैसे हर एक मैग्नेट में उसकी फील्ड होती है, धरती की भी एक फील्ड है जो धरती के नॉर्थ पोल से लेके, सॉरी यहाँ ऐसे 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 बनाते हैं इसको, ये मान लो धरती का नॉर्थ पोल, धरती के नॉर्थ पोल से धरती के साउथ पोल तक जाती है, ठीक है। ऐसे धरती के नॉर्थ पोल से नॉर्थ साउथ पोल की तरफ जाती है। कैसे जाती है देखते हैं, हम देखते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं, जैसे किसी भी मैग्नेट में जाती है वैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे धरती के नॉर्थ पोल से धरती के साउथ पोल की तरफ जाएगी। जैसे किसी भी मैग्नेट की फील्ड होती है, देखते हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी, धरती की ये मैग्नेट फील्ड, ठीक है। अब ये जो धरती की मैग्नेट फील्ड है ना, ये बड़े काम की चीज है, लेकिन इसके साथ एक और चीज है धरती के इर्द गिर्द, ये है एटमॉस्फेयर। ये आ गया हमारा एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है, गैसेस है, इसमें क्या है, गैसेस। हम देखते हैं यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर में लेयर्स आती है अलग अलग। सबसे पहली लेयर जो है हम देखते हैं कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद हम देखते हैं कौन सी है, ये देखो ये कौन सी लेयर आई, थर्मोस्फेयर, और इसके बाद एक्सोस्फेयर तो खैर है ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा बोल्ड करता हूँ कि ये थर्मोस्फेयर आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सन है सूरज से हमें लगातार
ऊर्जा मिलती है, किस रूप में? हमें जनरली जब हम देखते हैं तो हीट और लाइट के रूप में। बस हीट और लाइट ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे यूवी रेज, IR रेज, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है सूरज से हमारी तरफ आ रही हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं सूरज जो है, सूरज से बहुत सारे हम देखते हैं कि पार्टिकल्स हमारी तरफ आ रहे हैं। कैसे पार्टिकल? तो हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा चार्ज्ड, हाईली एनर्जी वाले, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स, बहुत ही ज्यादा ऐसे पार्टिकल जिनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज्यादा है, गामा रेज भी आ रही है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज्यादा है कि अगर ये धरती तक पहुंच जाए तो जीवन धरती पे संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इंसानों के, जानवरों के या फिर जो पौधे हैं उनकी स्किन को, त्वचा को या अपर मोस्ट लेयर को पेनिट्रेट करते हुए ये घुस जाएंगे अंदर और हमारे जो सेल्स हैं उनको म्यूटेट करके उनमें म्यूटेशन आ जाएंगी और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा सीधा इनसे बर्न, मतलब हम जल भी सकते हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो जीवन को हो सकती है। तो जीवन जो है उसको बचाना है सूरज से आने वाले जो हाईली चार्ज पार्टिकल है उनसे। अब ये जो जब चार्ज पार्टिकल आते हैं तो होता यूं है, सूरज में भी कई बार सोलर तूफान, ये सोलर स्टॉर्म्स जिनको कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, वो धरती की तरफ कंटिन्यूसली आती जाती। तो ये जब यूं आती है ना, तो धरती की जो इलेक्ट्रिकल और धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के जब ये संपर्क में आते हैं, ठीक है, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स में, तो ये चार्ज भी होते हैं और हम देखते हैं मोशन कर रहे हैं, इसलिए इनके पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज हैं। तो मान लीजिए एक छोटे मैग्नेट की तरह होती है, जिनको क्या करता है, धरती का मैग्नेटोस्फीयर रिपेल कर देता है, या फिर धरती का मैग्नेटोस्फीयर उसको क्या करता है, पेनिट्रेट नहीं करने देता है, आगे अंदर नहीं आने देता है। तो मैग्नेटोस्फीयर धरती को बचा लेता है सूरज से आने वाले हाईली चार्ज और हार्मफुल पार्टिकल से। लेकिन आप यहां पे देखिए, तो यहां पे इस जगह पे अगर आप देखेंगे, यहां पे जो है ये वाला जो इलाका है धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर का, यहां पे हम लोगों को जो धरती की इलेक्ट्रिकल और धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती। तो हम देखते हैं जब ये सूरज से चार्ज पार्टिकल आते हैं तो यहाँ पे भी एंटर कर जाते हैं यूं और यूं एंटर कर जाते हैं, और नीचे की तरफ भी हम देखते हैं कि यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। डिपेंड करता है धरती कैसे घूम रही है, इस तरीके से एंटर नहीं करते हैं। धरती का अभी समर सोलर स्टाइल में है या फिर विंटर सोलर स्टाइल में है, तो उसके अलावा हम देखते हैं कि धरती का टिल्ट किस तरफ है, कौन सी पोजीशन पे है, पेरीहीलियन पे है या प्रीहीलियन पे है। इसके अलावा नॉर्थ पोल झुका हुआ है सूरज की तरफ के, साउथ पोल, उस पर भी डिपेंड करता है। नॉर्थ पोल का केस ले रहे हैं यहाँ पे, साउथ पोल को फिलहाल के लिए यहाँ पे आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये पार्टिकल्स एंटर करते हैं कहां पे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में हम खासकर बात करें किसकी, ट्रोपोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर में ऑलरेडी जो पार्टिकल्स हैं, ऑलरेडी जो गैसेस हैं, उनके पास बहुत सारी हीट है, हीट एनर्जी है, और कुछ तो ऑलरेडी चार्ज हम देखते हैं क्या करती है फॉर्म में। तो जैसे ही यहां से आने वाले पार्टिकल इधर चार्ज पार्टिकल जो है उनके संपर्क में आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें एक फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। उसकी वजह से यहाँ पे हमें अलग अलग रंग बिरंगी रोशनी देखने को मिलती है। उसी रोशनी को हम क्या कहते हैं, उसी रोशनी को हम कहते हैं ओरा। और आसमान पे आप देखोगे तो आपको आसमान इस रंग का दिखेगा, इस तरीके की रोशनी दिखेगी। ये मैंने आपको फिनोमेना समझाया उसी का एक रिजल्ट था। अब हम देखते हैं कि जो दुनिया है, यहाँ पे अगेन देख लेते हैं दुनिया। अगर मैं इसको दो आधे आधे हिस्से में काट देता हूँ, इक्वेटर जो है, इक्वेटर दो आधे हिस्सों में दुनिया को काट देती है जैसे हमने देखा था। तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर। अगर ये फिनोमिना हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिले तो हम कहते हैं ओरा ऑस्ट्रेलिस। क्या नाम देते हैं इसका, ओरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। हम देखते हैं ये ओरा ऑस्ट्रेलिस जो है कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है आपको, अंटार्कटिका, चिली, दक्षिण अमेरिकी देश है एक, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है ये। अर्जेंटीना भी आपको वहीं मिलेगा। साउथ अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा, अफ्रीका में सबसे साउथ का जो देश है, नेल्सन मंडेला का देश। न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में आपको ये देखने को मिल जाएगा।
अब हम देखते हैं कि बेस्ट प्लेस कहाँ माना जाता है, तो हम कहते हैं कि तस्नामिया, ये हम देखते हैं कि आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, अगर जो केस है उसमें जो ये लाइट है ये कहाँ पे दिखेगी, नदर्न हेमिस्फीयर। और कहाँ कहाँ पे दिखेंगी, अलास्का में। अलास्का की अगर मैं बात करूँ तो ये इसका बहुत सारा एरिया जो है आर्कटिक रीजन में आता है। आप आर्कटिक रीजन अगर आपको नहीं पता तो पीछे की वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी से पता चल जाएगा। 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर वाला जो रीजन है, इसमें अलास्का का बहुत सारा रीजन पड़ता है। पहले ये यूएसएसआर की से भी पहले हम देखते हैं कि रशिया जो है, रशियन एम्पायर जो था, उसकी प्रॉपर्टी थी जो बाद में उन्होंने यूएसए को बेच दी। अभी यूएसए के पास है, कनाडा के साथ ही इसका बॉर्डर लगता है अलास्का का। ठीक है, तो अलास्का हो गया नदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा ही है। उसके अलावा कनाडा की टेरिटरीज जो अलास्का के साथ लगती, आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। नॉर्वे बड़ा फेमस है इन लाइट्स के लिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कॉटलैंड। उसके अलावा रशिया का साइबेरिया वाला रीजन। इन सारी जगहों पे आपको ओरा ऑस्ट्रेलिस दिखेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ओरा ऑस्ट्रेलिस क्या है और ब्रोजोलिस क्या है ये भी मालूम हो गया होगा, और ओरा है क्या ये भी मालूम पड़ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, जो अगली लेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर। शब्दों को तोड़िए, मैंने बार बार कहा है, एक शब्द जो है उसमें आगे वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। बीच के हिस्से को क्या कहते हैं, तो रूट वर्ड कहते हैं। और लास्ट में जो होता है उसको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे प्रीफिक्स एक शब्द के बारे में कुछ ज्यादा बताता है। जैसे कई बार अन लग गया तो मतलब एक है, मोस्ट लग गया तो एक है, बाई मतलब दो हो गया, एक्स लग गया तो मतलब बाहर है, एन लग गया तो अंदर है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, बहुत ही ज्यादा आपको क्या है इसके बारे में चीजें पता चल सकती हैं। तो एक्सोस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो एक्सो का मतलब क्या हो गया, बाहर का, और स्फीयर का मतलब गोल घेरा। तो एटमॉस्फेयर का जो सबसे बाहरी घेरा है उसको क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कह देते हैं। अब ये जो एक्सोस्फीयर है इसको देखो, तभी तो क्या कहा, अपर मोस्ट लेयर कह दिया। अब ये जो हम देखते हैं एक्सोस्फीयर है, इसमें सबसे हल्की गैसेस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सबसे हल्की गैसेस एटमॉस्फेयर की इसी के अंदर होगी। और ग्रेविटी इतना कम इन पे असर डाल रही है कि ये स्पेस में दूर तक फैले हैं। कितना दूर तक, धरती से चांद तक के आधे रास्ते तक ये फैला हुआ है। जितने भी सैटेलाइट्स हैं जो धरती के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, चाहे जियोसिंक्रोनस है चाहे नॉन जियोसिंक्रोनस है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोगों ने छोड़े हैं, चाहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, वो सारा का सारा इसी लेयर के अंदर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अब ये देखते हैं, अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर कई हजार किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और अलग अलग जोन्स में भी इसको देखा जा सकता है। इतनी गहराई में हम इसको नहीं देखेंगे खोजी में, हालांकि ये भी देखना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इसमें, इस स्फीयर की अगर मैं बात करें, क्या लिखा, गैसेस आर वेरी sparse in this sphere due to the lack of gravitational force, therefore the density of air is very less here। अब ग्रेविटी जो कोई बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रही है, क्योंकि हमने देखा ग्रेविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक मास, दो चीजों के जिनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हमने देखना है, उनके मास के प्रोडक्ट पे। धरती का मास तो कम नहीं होगा, इन गैसेस का कम हो गया, उस वजह से हम देखते हैं मास से भी ग्रेविटी थोड़ी कम हुई। लेकिन असली जो फैक्टर है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये धरती से दूर भी बहुत है, इसलिए ग्रेविटी बहुत ज्यादा इनको खींच नहीं रही है। इसलिए ये जो हवा के हम देखते हैं पार्टिकल्स हैं, ये बहुत दूर दूर है आपस में, गैसेस के जो पार्टिकल है आपस में बहुत ज्यादा दूर दूर है। इसी वजह से ये जो लेयर है, ये हम देखते हैं इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा नहीं हो जाती है। ये लीस्ट डेंस हम कह सकते हैं, दिस लेयर इज लीस्ट डेंस, सबसे कम घनत्व वाली या सबसे कम घनी ये लेयर मानी जाती है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने ट्रोपोस्फीयर, माफ कीजिएगा, थर्मोस्फीयर में आइनोस्फीयर क्या है, ओरा कैसे होता है, कैसे हम लोग रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, उसके साथ एक्सोस्फीयर के बारे में देखा। अगले लेक्चर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, मतलब वेदर को और क्लाइमेट को स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा। आई होप आप इन छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू अपने जो कंसेप्ट है उनको बिल्ड कर रहे हैं और आपको ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मददगार भी साबित होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। हैव अ वेरी गुड टाइम।